हेलो फ्रेंड्स, दिस ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम यहाँ पर अभी हिस्ट्री का जो है पूर्वावलोकन का सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या है, बेसिकली हम पीवाईक्यू जो है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले नोट्स जो है वो डिस्कस करते हैं और उसी नोट्स में से क्वेश्चन आंसर जो है वो होते हैं। तो अभी तक हमने पॉलिटी एंड यूपी स्पेशल के काफ़ी सारे वीडियोस पूर्वावलोकन के डाले हुए हैं। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार जाकर के जरूर देखिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पॉलिटी और हिस्ट्री जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और बाकी जो आने वाले समय पर मैं जो है वो डिस्कस करूंगी वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पीसीएस की या फिर आरओ की या फिर आप यूपी से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको यूपी स्पेशल वाला पूर्वावलोकन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपने अगर उसे नहीं देखा है तो एक बार जाकर के जरूर देखिए। तो चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यही भारतीय इतिहास का पार्ट 2। ठीक है, तो हिस्ट्री का भी हमने पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2। तो चलिए आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। पर इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश करिए। और प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आज हम बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं वो सैंधव सभ्यता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये हिस्ट्री का ना, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री में बात करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये आपको देखने को मिलता है। इसमें अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मात्र 2 से 3 पेज में नोट से डिस्कस करूंगी और उसी में से करीब सैकड़ों क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन नहीं, करीब सैकड़ों क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी जो कि विभिन्न आयोग में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो पीसीएस हो। देखो, आप ये मत सोचना कि पीसीएस की अगर हम तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता है। देखिए, आपको समझ में आएगा कि कौन से छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं जो पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। तो नोट्स चलिए डिस्कस करते हैं। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना, इसके लिए 3 नाम जो है हम प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा? एक तो सिंधु सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशन, दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता, और तीसरा है हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ध्यान देना, किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल। कौन थे ये थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक। और ये राय बहादुर दयाराम साहनी जो है, इन्होंने जो है इसकी खोज की थी। आगे चलते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। कहाँ पर है हड़प्पा? तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। किस जिले में है? पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में। ये ध्यान रखना, आपसे पूछा सकता है कि कौन सा जिला है। जबकि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध प्रांत के लरकाना जिला में है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? इंडिया में नहीं है। इंडिया में इसके कुछ स्थल देखने को मिलते हैं, कई सारे स्थल हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो 2 मेन इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता, ये दोनों ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों ही पाकिस्तान में हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो, पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। देखो, ऐसे पूछा जाता है कि किसने कहा है कि एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए? तो ये पिगट महोदय हैं, इन्होंने बोला है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताओ, या मैचिंग में दे दिया जाता है कि ये बताओ कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, तो वो रावी नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तट भी पता होना चाहिए कि दाहिने या बाएं। कभी कभी स्टेटमेंट में दे दिया जाता है कि ये बताओ, एक स्टेटमेंट जैसे दे दिया कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, तो आपको तो ये पता होगा कि हाँ, सिंधु नदी के ही तट पर है। लेकिन अगर आपको दाएं और बाएं नहीं पता है ना, तो फिर गलती हो सकती है। तो ध्यान रखना कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर है और हड़प्पा रावी जो है वो नदी के बाएं तट पर है। ठीक है, हड़प्पा बाएं तट पर है किसके? रावी के, और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं दाहिने तट पर। ठीक है, सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा था। किसने कहा था? अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता को किसने पहली बार सिंधु सभ्यता कहा था, तो सर जॉन मार्शल ने कहा था। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन C14 के ऐसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि। देखो, बहुत सारे लोग हड़प्पा सभ्यता की तिथि ना अलग अलग बताते हैं। तो जो कार्बन डेटिंग के थ्रू बताया गया, जो कार्बन 14 के थ्रू बताया गया है, वो 2300 से 1700 ईस्वी माना जाता है। ईसा पूर्व जो है वो माना जाता है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है।
ठीक है। तो ज़्यादातर यही हम लोग मानते हैं। लगभग 2300 ईस्वी ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। पराकाष्ठा मतलब इसका बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलता है। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। तो मेसोपोटामिया और मिस्र के बारे में आप जानते हो, जो अरेबियन रीजन में था, तो उसके समकालीन थे, यानी उसी के समय पर था। विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की कालावधि का निर्धारण निम्नवत किया है। तो सभी ने अलग अलग किया है, लेकिन ध्यान देना जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। जॉन मार्शल का 3250 से 2750। देखो ज़्यादातर जो चीज़ें सही होती है ना वो एनसीईआरटी की सही होती हैं। यूपीएससी भी आंसर अगर मानेगा ना तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एनसीईआरटी का ही मानता है। खैर तिथि बहुत कम ही पूछी जाती है। अर्नेस्ट मैके जो बोलते हैं वो 2800 से 2500 ईसा पूर्व बोलते हैं। मधुस्वरूप वत्स बोलते हैं 3500 से 2000 ईसा पूर्व। गैड बोलते हैं 2350 से 1700 और मार्टिमर व्हीलर बोलते हैं 2500 से 1500। फेयर सर्विस बोलते हैं 2000 से 1500। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जॉन मार्शल को याद रखेंगे, एनसीईआरटी का याद रखेंगे और कार्बन डेटिंग का याद रखेंगे। ये तीन आपको बेसिकली ध्यान रखना है बस, बाकी सबका हमें याद नहीं रखना है। बट हाँ, अगर आप याद करना चाहते हो तो याद कर लो, नुकसान नहीं करेगा। अब तक इस सभ्यता के अवशेष मुख्यतः अफगानिस्तान में सोर्तघुई एवं मुंडिकाक में। कहाँ पर? तो अफगानिस्तान वाले रीजन में भी ये फैला हुआ था। कौन से रीजन में? सोर्तघुई और मुंडिकाक में। और पाकिस्तान में पंजाब में, सिंध बलूचिस्तान, और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं, ठीक है। अगर बोला जाए उत्तर प्रदेश, इट मीन्स कि भारत के कौन कौन से राज्यों में हमें ये सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान या सूत या जो है जगहें देखने को मिलती हैं, तो ये सब राज्य हो जाएंगे। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पे देखने को मिलता है? सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरी पुरास्थल मांडा। तो सबसे उत्तर में अगर देखें तो मांडा जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। तो अगर बोला जाए तो इसका जो विस्तार है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कवर करता है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें मुख्यतः 4 प्रजातियां हैं। वह एक कौन कौन सी 4 प्रजातियां हैं थी? तो पहला हो गया प्रोटो, ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड यानी काकेशियन। भूमध्य सागरीय दूसरा, इंडो यूरोपियन या कैस्पियन। अल्पाइन थे तीसरे, और चौथे मंगोलाइड प्रजाति के। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे। अब मोहनजोदड़ो के ये मैक्सिमम कहाँ के थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। अब देखो विद्वान कुछ हैं और संविधान के निर्माता इनके का विचार है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप बोलते हैं ये सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में ये कहते हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप की ये आर्य थे। गार्डन चाइल्ड एंड मार्टिमर व्हीलर बोलते हैं ये सुमेरियन थे। और राखलदास बनर्जी कहते हैं कि ये द्रविड़ थे, ठीक है। तो ऐसा पूछा सकता कि ये बताओ राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे? तो वो द्रविड़ थे। नेक्स्ट आते हैं सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से? केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन एवं अन्य नगर एवं कस्बे। तो कई तरह के नगर वहाँ पर देखने को, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो नगरीय सभ्यता थी, राइट। तो वहाँ पर कई तरह के नगर होते थे। हड़प्पा के टीले व ध्वंसावशेषों के विशेष में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने दी थी। कब दी थी? 1826 में। जनवरी 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब पाकिस्तान के वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। कब? 1921 में। किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। कौन से प्रांत में? पंजाब के प्रांत में, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। वर्ष 1926-27 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन करवाया, ठीक है। व्यापक मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीलों को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ से 6 कच्छों की तथा 2 पंक्तियों में 12 कच्छों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास के क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसमें समाधि R37 नाम दिया गया है। तो ये जो कब्रिस्तान है इसका नाम क्या दिया गया है? R37। कहाँ पर निकला है? ये हड़प्पा में ही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। किसको? जो नगर की रक्षा के लिए दुर्ग होता था, इस दुर्ग को माउंट व्हीलर ने क्या बोला? माउंट एबी, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ से
प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे सामान्यतः उर्वरता की देवी माना गया है, तांबे का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष जो है वो प्राप्त हुए। ठीक है, तो जब ये उत्खनन हुआ तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिली। अच्छा, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में माउंट एबी से क्या तात्पर्य है। तो माउंट एबी क्या है? नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग, ठीक है, से संबंधित है ये। आगे आते हैं, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टेला। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या मतलब है? मृतकों का टेला। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। यहाँ पर क्या है? बहुत बड़ा स्नानागार, मतलब जो बाथरूम बनाया गया है वो बहुत ही बड़ा, बहुत बृहद था। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर, समझ रहे हो, 55 मीटर की, और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नाना कुंड की उत्तर से दक्षिण लंबाई 39 फीट यानी 11.88 मीटर, चौड़ाई 23 फीट तथा गहराई 8 फीट थी। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। तो अगर पूछा जाए आपको कि सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। किसने कहा? मार्शल ने। आपसे पूछा सकता है किसने कहा कि जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार था वो विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण था, तो वो बोला था मार्शल ने। ठीक है, सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं? सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहर कहाँ से मिलते हैं? यहीं से मिलते हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य विशाल स्नानागार अन्नागार, ठीक है, अभी तुमने स्नानागार देखा, विशाल अन्नागार है जो कि 45.72 मीटर तथा इसकी जो लंबाई है लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 17.1 गुणित 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितवास तथा पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा होगा। तो उसको क्या अनुमान लगाया जाता है कि ये पुरोहितों का विद्यालय रहा होगा। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। क्या थी? सड़कें थी। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिससे राजपथ कहा गया। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में जो है वो विभाजित करती हैं। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। अगर ये आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ मोहनजोदड़ो में जो सड़कें थी वो एक दूसरे को कैसे काटती थी? समकोण पर काटती थी। देखो, ज़्यादातर जो सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी रोड रहती थी वो ज़्यादातर जगहों पर समकोण पर ही काटती हुई दिखेंगे आपको। ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? ऑक्सफोर्ड सर्कस। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्ठे, सूती कपड़ा, गले व तांबे के ढेर से सीपी बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर देख रहे हो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। अगर ये पूछा जाए, ये वाला बहुत बार पूछा गया कि ये बताओ योगी की मूर्ति किस में मिली है? क्या ये मोहनजोदड़ो में मिली है? क्या ये सुतकांगुडोर में मिली है? क्या ये हड़प्पा में मिली है? क्या ये जो है सुरकोटदा में मिली है? तो आपको क्या पता रखना है कि ये हमें जो है मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। पशुपतिनाथ की मूर्ति हो गई, यहीं पर देखने को मिलती है। कुंभकार के 6 बट्टे, सूती कपड़े, ये सारी चीज़ें मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती हैं। बिखरे हुए कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य जो है वो मिले हैं। मोहनजोदड़ो ने लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण स्थित चौंदड़ो, अब ध्यान देना, अब हम किसकी बात करेंगे? चौंदड़ो की, जो कि ये भी पाकिस्तान में ही है। मोहनजोदड़ो से कितनी दूरी है इसकी? 129 किलोमीटर, 129 किलोमीटर। खोज सर्वप्रथम 1931 में NG मजुमदार ने की थी। किसने? वो वाला मोहनजोदड़ो कब किया गया था? 1922 में। ये कब किया गया? 1931 में, करीब 9 साल बाद। वर्ष 1935-36 में इसके उत्खनन को मैके ने किया। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांगड़ संस्कृति भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ जो झूकर और झांगड़ संस्कृति थी वो किससे संबंधित थी, तो ये सुतकांगुडोर से संबंधित थी। के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकरी मोहर बनाने, भार माप के बटखेरने बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुई थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक,
ठीक है। चौंदड़ों का एकमात्र पुरस्थल है जहाँ से वक्राकार ईंट मिलती है, यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष मिलता है। देखो कई बार यहाँ भी पूछा गया कि सौंदर्य प्रसाधन कहाँ मिलते हैं, तो ये सूतकांगे डोर में देखने को मिलता है। कहाँ पर है सूतकांगे डोर? पाकिस्तान में। और वक्राकार ईंटें भी कई बार पूछा गया है, तो ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर जो है लोथल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर है ये? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। किस नदी पर? तो भोगवा नदी के की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। किसकी की थी? डॉक्टर एस.आर. राव ने। खंभात की खाड़ी के तट पर स्थित यह पश्चिम स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। तो लोथल जो था, अगर बोला जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो ये था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो का नगर प्रतीत होता है। ठीक है। यहाँ से फारस की मुद्रा सील और पक्के रंग के हुए पात्र जो है वो प्राप्त हुए। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों ही एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। तो देखो ये बेसिकली भारत में है, तो भारत की चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी डाकयार्ड था। ये आपसे पूछा सकता है कि ये बताओ जहाज़ों की गोदी डाकयार्ड किससे संबंधित है, किस नगर से संबंधित है, तो आपका ये हो जाएगा लोथल। ठीक है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष धान, चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 द्विशव जो है समाधियाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कालीबंगा, जो कि राजस्थान में देखने को मिलता है। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़, पूर्व में हनुमानगढ़ जिला जो कि गंगानगर का भाग था, जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज जो है वो इटली के एक व्यक्ति हैं, क्या नाम है इनका? लुइगी पियो टेस्सिटोरी ने की। हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की थी। वर्ष 1960-61 में बीबी लाल एवं बीके थापर ने उत्खनन प्रारंभ किया। तो ये पूछा जाता है कि 1960-61 में या इसकी खोज या इसका उत्खनन कब किया गया, तो 60-61 में बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त होते हैं और मोहनजोदड़ो के भवन की पक्की ईंटों के बने थे। ठीक है। जो मोहनजोदड़ो के भवन थे वो पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन जो थे वो कच्ची ईंटों के बने थे। ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कच्ची ईंटों के भवन कहाँ पर बने थे, तो ये आपके कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया। तो ऐसा पूछा सकता है कि क्या पक्की ईंट का प्रयोग कालीबंगा में नहीं किया गया, कभी नहीं किया गया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि किया गया था लेकिन बहुत कम मात्रा में। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये बहुत बार पूछा गया है। ये पूछा गया है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य किस जगह से मिलते हैं, तो कालीबंगा से मिलते हैं। इसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। ठीक है। ये भी पूछा सकता है, पूछा गया है बल्कि, कि यहाँ की खुदाई, यहाँ की जो वो होती थी, जुताई होती थी, वो कैसे होती थी, तो आड़ी तिरछी होती थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं जहाँ सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला, जबकि पश्चिम की तरफ पश्चिमी टीला स्थित टीला जो है वो छोटा था। ठीक है। तो जो पश्चिम की तरफ था वो जो है छोटा था और पूर्व की तरफ जो था वो बड़ा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य भी मिला है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि भूकंप आने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो कालीबंगा से। जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं, तो यही भी कालीबंगा से। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्ध भाग में 4 या 5 कच्ची ईंटों के चबूतरे जो है वो मिलते हैं। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं एवं पक्की ईंटों का उपयोग का बनाकर एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं पंक्ति में बनी हुई हैं। यहाँ से सेल खड़ी और मिट्टी की मोहरें भी प्राप्त होती हैं एवं वृद्ध भांड के टुकड़े जो है वो मिलते हैं। ठीक है। तो इतनी चीज़ें होप्सो आपको याद रखनी है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, कालीबंगा का जो अर्थ है ना, बेसिकली वो कालीबंगा मतलब काली बैंगल। ठीक है। बैंगल, ठीक है, ब्लैक बैंगल से बना है। काली ये काला हो गया। ठीक है। तो काली चूड़ियों से बना है, काली चूड़ियों से मिलकर के ये जो है, क्योंकि यहाँ पर ना चूड़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, अगर ये पूछा जाए कि टूटी हुई चूड़ियाँ या चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से जो है हमें देखने को मिलते हैं। आगे आ जाते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट धौलावीरा, जिसे कि अब यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया है ना। यूनेस्को, आपको पता होगा कि ये आपका यूनेस्को में भी अभी शामिल कर लिया गया है। गुजरात के, तो ये कहाँ पर है, गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम ध्यान देना, लोथल भी गुजरात में है और धौलावीरा भी गुजरात में है। 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। वर्ष 1990-91 के दौरान RS विष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन का कार्य किया गया था। यह नगर जो था वो आयताकार था। इस नगर को 3 भागों, किला, मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। क्या मिला है? विशाल जलाशय मिला है।
यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। तो जल प्रबंधन जो था, ठीक है, जो सीवेज सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा यहाँ का था। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूनेस्को साइट में भी ऐड कर लिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इवन जो है यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ भी चुका है। अभी जब ये यूनेस्को साइट में ऐड किया गया था ना, तभी पूछा था यूपीएससी ने। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 वर्गीकृत भागों, गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित किया गया है। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आते हैं दहमाबाद, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के तट पर है। ठीक है, याद रखना, जो दहमाबाद है वो किस नदी के तट पर? प्रवरा नदी के। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। याद रखना कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? दहमाबाद है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैडे आदि की आकृतियाँ जो है वो प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कुछ मृदभांड, सैंधव लिपि की एक मोहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। वहीं नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। तो राखीगढ़ी जो है ना, ये नवीनतम खोज के अनुसार ये सबसे बड़ा स्थल है, और इसको ना अभी मरम्मत कराया जा रहा है। आने वाले टाइम पर ना जो ये सब हैं अपने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो कुछ नहीं रहेंगे। राखीगढ़ी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मतलब बनाया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। ये करंट का न्यूज़ है, अगर आपने करंट पढ़ा हो तो ये करंट में जो है वो अभी न्यूज़ में था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं रोपड़, जो कि पंजाब के सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। कौन से बाएं तट पर? कौन सी नदी? सतलज नदी। कहाँ पर? पंजाब में। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की थी। और यहाँ से मिला क्या था? यहाँ से मृदभांड, सील खड़ी, मुहर, चर्ट के बटखरा मतलब जो नापने के लिए होता है, एक छुरा, तांबे के बाणाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुई। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिलता है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। कहाँ पर है? अब नेक्स्ट आ जाते हैं रंगपुर के बारे में। ठीक है, तो रंगपुर जो है वो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य जो है वो मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। तो रंगपुर वाले क्या करते थे? ये लोग चावल, बाजरा, ज्वार की खेती करते थे। अब देख लो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेबल है। अब इसको चाहो तो आप ना स्क्रीनशॉट ले लो और इसको 2-4 बार रिकॉल कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं इस PDF को जो है वो टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हो। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज, मांडा चेनाब, दहमाबाद प्रवरा, आलमगीरपुर हिंडन, सुतकांगेडोर, दास्क भगवानपुर जो है वो सरस्वती नदी के किनारे है। आगे आ जाते हैं आलमगीरपुर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे, कौन सी? हिंडन नदी के किनारे है। यहाँ से खुदाई में मृदभांड एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिलती हैं। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट में आ जाते हैं हुलास जो है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे कौन सा जिला है? सबसे पश्चिमी जिला जो है आपको देखने को, उत्तरी जिला जो है आपको देखने को मिलता है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना, गाड़ी आदि जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो सहारनपुर जो कि सबसे उत्तरी जिला है, यहाँ पर भी जो है ये चीज़ें जो है चूड़ियाँ वगैरह मिलती हैं। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य यहाँ मिलता है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर भी मिला है। आगे आ जाते हैं सुतकांगेडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे है। इसकी पहचान हड़प्पा स्थल के रूप में 1927 में ऑरेल स्टीन ने किया था। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृदभांड, एक ताम्र निर्मित वाणाग्र, ताम्र निर्मित जो है ब्लेड के टुकड़े, तिकोने ठिकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं सुतका कोह। सुतका कोह कहाँ है? सुतकांगेडोर के पूर्व में स्थित है। सुतकांगेडोर कहाँ पर था? वहाँ पर पाकिस्तान में। वर्ष 1962 में इसकी खोज जो है GF डल्स ने की थी। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसके आकार सुतकांगेडोर जैसे ही हैं। नेक्स्ट है बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ के सबसे समृद्ध उपयोग सीप का उद्योग था। यहाँ से काफ़ी मात्रा में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े जो है वो मिले हैं। आगे आ जाते हैं बनावली।
अब ये बनावली देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बनावली जो है ये हरियाणा के फतेहाबाद पूर्व में हिसार का भाग था, जिले में स्थित है और वर्ष 1974-77 में RS बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं। कौन कौन से? प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती है। याद रखना, बहुत मतलब अलग है, जो अलग होता है ना उससे क्वेश्चन बहुत बनता है। तो अभी हमने क्या देखा था, मोस्टली में क्या होता था, समकोण पर सड़कें काटती थी, लेकिन यहाँ पर स्टार शेप्ड में जो है वो काट रही हैं। यहाँ से मोरे, बटखरे, लाजवर्थ तथा कार्नेलियन के मन के हल्की आकृति के खिलौने, तांबे के वाड़ाग्र आदि के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जेपी जोशी ने इसका उत्खनन जो है वो करवाया था। यहाँ से प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफ़ेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ और कांच की मिट्टी की चित्रित मनके जो है वो मिलते हैं। मांडा, अब मांडा के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन जेपी जोशी तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया था। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हैं, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बाणाग्र, चोट, ब्लेड, कान से निर्मित पेचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सिनौली नामक, याद रखना, सिनौली नामक हड़प्पनपुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 समाधान प्राप्त हुए। कितने? 125 समाधान जो है वो मिलते हैं। कहाँ से? सिनौली से, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। किधर है दिशा? उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। ये भी पूछा सकता है, ये बताओ मिस्र की सभ्यता कहाँ से हुआ का विकास? तो नील नदी। इसे नील नदी को क्या बोला जाता था? जाता, इवन आज भी बोला जाता है। जो नील नदी है वो मिस्र की जीवन रेखा कही जाती है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहते हैं। देखो ये फिर से दे दिया ना, क्योंकि इस नदी के अभाव में भूभाग रेगिस्तान होता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता कौन थे? तो सुमेरिया वाले थे। नेक्स्ट है, खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। कैसे थी? मात्र सत्तात्मक। और आज का समाज कैसा है? आज का समाज पितृसत्तात्मक है। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। तो सिंधु सभ्यता वाले मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कड़, फूल, काला, भुजबंद, अंगूठी, हसूली, करधनी आदि आभूषण जो है वो पहनते थे। 9 सारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण भी मिले हैं, जो हिंदू धर्म के सुहाग का प्रतीक है। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। आपसे पूछा जाए, ये बताओ सैंधव काल में प्रमुख खेल कौन सा था? पासा था, शतरंज था, क्रिकेट था और कबड्डी था। तो क्या हो जाएगा? सैंधव सभ्यता में पासा जो है वो प्रमुख है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रमुखतः खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की की 2 पाट मिले हैं और सूती वस्त्रों के अवशेष से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जो है वो जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया और भारत से कपास ग्रीस गई, जिसे वहाँ के लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। ठीक है, तो ध्यान देना कि कपास को ही ग्रीस गई, जिसे वहाँ के लोग जो है सिंडन के नाम से पुकारते थे। तो सिंडन जो है कपास का ही नाम था। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती का जो है वो प्रारंभ हमें 2500 ईसा पूर्व में लगभग शुरू की गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा स्थलों से कुबड़दार जो है वो आपको ऊँट के जीवाश्म भी मिले हैं। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृद मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था और मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा जो है वो प्राप्त हुआ है। लोथल व चौंदड़ों में मनके बनाने का कार्य जो है वो होता था और लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। अब आते हैं प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। अब देखो प्रमुख धातु कहाँ से में, इसको चाहो तो आप फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तांबा जो है वो खितड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान एवं ओमान में मिलता था। लाजवर्थ बदख्शा जो कि अफगानिस्तान में है। टीन ईरान अफगानिस्तान से। चांदी राजस्थान के जावर व अजमेर खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान से। सीसा जो है वो ईरान, अफगानिस्तान और अजमेर से। शिलाजीत हिमालय, गोमेद गुजरात। सोना जो है वो दक्षिण कर्नाटक, जो कि आज भी वहाँ पे मिलता है। कोलार के खाने जो है वो सोना के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे चलते हैं। सैंधव निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार जो था वो उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। लोथल एवं मोहनजोदड़ो हाथी दांत के बने तराजू के पल्लड़े मिले हैं। उनके बाट जो है मुख्यतः घनाकार होते थे, कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार के प्रकार के मिलते हैं।
सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। सुमेरियन अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। किसको? सुमेरियन अभिलेख से ये चीज़ें पता चलती हैं। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता जो है वो लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है। तो मिस्र में जो है ये मम्मी जो है वो होता था। मम्मी का मतलब होता है अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको ऑयल, इट मीन्स मोम की तरह उसको पूरा लेप लगा करके उसको एक बक्से में बंद करके रख दिया जाता था, तो वो आपका मम्मी बेसिकली कहलाता था। सैंधव सभ्यता में मूर्तिकला, वस्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि के उन्नत प्रमाण जो है वो मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है, जिसमें शरीर भेड़ तथा मस्तक सूंडदार हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियाँ लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि यानी लॉस्ट वैक्स से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। ये भी ध्यान रखना कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिलती है, तो मोहनजोदड़ो से मिलती है। लोथल के कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है। चौंदड़ों से प्राप्त इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी की मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। मृण मूर्ति पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों से प्राप्त होती हैं और मानव मूर्तियाँ अधिकतर स्त्रियों को ही जो है सर्वाधिक मृण मूर्तियाँ पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। आगे चलते हैं हम। अब बेसिकली बहुत थोड़ा सा है, इसके बाद प्रश्न आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो सैंधव सभ्यता में सर्वाधिक सेल खड़ी की बनी हुई है। सर्वाधिक मोहरें जो थी वो सेल खड़ी की बनी हुई थी। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। अधिकांश मोहरें जो हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार तथा बेलनाकार हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन जो है श्रृंगी पशु का है। तो आपसे पूछ सकता है कौन से पशु का है, तो वो श्रृंगी पशु का है। इसके बाद कुबड़ वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा सींग वाले हैं, फिर कौन से हैं, कुबड़ वाले हैं। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से होता है जिस पर योगी की आकृति, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। उस योगी के बाईं ओर बाघ और हाथी तथा दाईं ओर गैंडा एवं भैंसा। देखो ये ना क्वेश्चन पूछा गया है, इवन यूपीएससी में पूछा गया है कि जो पशुपति की मूर्ति हुई है उसमें कौन सा पशु नहीं है, तो उसमें सारे ऑप्शन दे दिए, 4-5 पशु दे दिया। अब अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया ना तो इसी को तो कॉपी करते हैं पीसीएस वाले ज़्यादातर, ठीक है। तो पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी के अगर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप देख लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। दाईं हाथी तथा दाईं ओर जो है गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं, ठीक है। तो इन पशुओं के नाम भी आपको याद रखने हैं। कौन कौन से पशु हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। बाईं ओर बाघ, एक हो गया बाघ। दाईं ओर देखिए, बाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर बाघ है और हाथी है, और दाईं ओर जो है गैंडा तथा भैंसा, 4 हो गए, चित्रित किए गए हैं। ये चारों ही आपको ध्यान में रखने हैं। तो दाईं ओर क्या है, बाईं ओर है आपका बाघ और हाथी, और दाईं ओर गैंडा एवं भैंसा है। सिंहासन के नीचे 2 हिरण भी बने हुए हैं। तो ये 4 तो देख लिया, और पांच पशु आपको देखने को मिल गया। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। इनके 3, तो योगी के कितने मुख हैं, 3। योगी के सिर पर एक त्रिशूल, ये देख लिया। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। तो ये योगी जो है इनको मार्शल ने क्या बोला, ये भगवान शिव हैं। सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के थे। तो ये भी ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मृदभांड जो है बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो वैदिक काल के हों चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता के हों। तो कुछ मृदभांड जो है वो लाल रंग से रंग कर काली रंगों से चित्र बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों में मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन। देखो ये सारे नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही करते हैं कि सारे के सारे इसी में ना कुछ और घुसा देंगे, ठीक है, कुछ और गधा भी डाल देंगे। तो गधा अब बोला जाएगा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऐसे 4-5 करके ना उसमें 4-4, 5-5 नाम दे देंगे। सैंधव मृदभांड में मर्तमान, कटोरी, तस्तरियाँ तथा थालियाँ प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते हैं। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण जो है वो तैयार किए जाते हैं। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति से उसके गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति के लिए उर्वरता की देवी जो है वो प्रतीत होती हैं या उनको समझते हैं। इनकी पूजा उसी तरह से करते हैं जिस प्रकार से मिस्र के लोग नील देवी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की भी उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड तथा यज्ञ वेदियों के भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो इंडिया वाले हैं खास करके यहाँ पर मिलते हैं।
उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा में शव जो है वो दक्षिण उत्तर में मिलते थे। रोपड़ में जो है पश्चिम पूर्व की तरफ जो है शव देखने को मिलते थे। लोथल में जो है वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में प्राप्त होते हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, मतलब यहाँ पर समाधिकरण जो है वो बहुत कम है। सिंधु सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का मत। अब देखो, कुछ लोग बोलते हैं बाढ़ से खत्म हो गया, कुछ लोग बोलते हैं आर्यों का आक्रमण हुआ इसकी वजह से खत्म हो गया। तो इसको देखो बेसिकली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बाढ़ से कौन बोलता है? मार्शल मैके SR राव बोलते हैं। आर्यों का आक्रमण कौन बोलते हैं? गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर, व्हीलर, स्टुअर्ट, पिगट। जलवायु परिवर्तन कौन बोलता है? RN स्टील, अमलानंद घोष। और भूतात्विक परिवर्तन कौन बोलता है? MR साहनी, HT लैम्ब्रिक और GF डेल्स बोलते हैं। इसके बाद महामारी कौन बोलता है? तो ये बोलते हैं KUR कनेडी, ये बोलते हैं महामारी के कारण खत्म हो गया। पर्यावरण परिवर्तन कौन बोलता है? तो M दिमित्रियेव जो हैं ये कहते हैं कि पर्यावरण के परिवर्तन के कारण ये सभ्यता जो है वो विनष्ट हो गई या खत्म हो गई। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो देखो, अब सिर्फ इतने नोट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना आपने बताया, एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे को आप अच्छे से पढ़ना। इवन हो सके तो आप 2-3 बार रिपीट भी कर लो, रिवाइज कर लोगे, आपके लिए इजी हो जाएगा। या आप यहाँ से ना करना चाहो तो आप PDF जो है, मैं लिंक उसमें डाल दूंगी टेलीग्राम पर, तो वहाँ से जाकर के आप PDF को कई बार जो है वो रीड कर सकते हो। और हाँ, अगर आप ना रीड करो तो कम से कम सुन लो, ठीक है। आप वीडियो ऑन करके आप सुन सकते हो, ठीक है। आपके कानों में अगर उतनी चीज़ें जाएंगी ना, तो आपके सामने जब ऑप्शन आएंगे तो आप आराम से उसको पहचान जाओगे या एलिमिनेट कर लोगे। तो पहले क्वेश्चन में आते हैं, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि मुख्यतः आश्रित था। तो ये अर्थव्यवस्था पर आश्रित था। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, सिंधु सभ्यता संबंधित है तो ये आपके प्रागैतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक। ये आद्य ऐतिहासिक ना, आद्य ऐतिहासिक क्या होता है? मतलब जिसमें जो है साक्ष्य तो मिले हैं, यानी लिखे हुए साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। आगे आते हैं चौथा नंबर, और सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ये जो थी नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरी थी, जबकि जो आर्यों वाली सभ्यता थी ना वो ग्रामीण थी। आर्य जो थे वो ग्रामीण थे, आर्य जो थे ये ग्रामीण थे, ठीक है। वो पशुपालन जो है, पशु को चराना वगैरह, इन सब का काम जो है वो करते थे। तो बेसिकली आज काफ़ी वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अदरवाइज़ मैं दिखाती आपको करीब 100 क्वेश्चन जो है वो इससे पूछे गए हैं। तो 4 क्वेश्चन बेसिकली हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कराने की कोशिश करूँगी और आगे भी इस सीरीज़ को जो है वो कंटिन्यू करूँगी। तो ये सारे ही चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को अभी एंड करते हैं। और हाँ, प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।